बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाद। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने ग्राफ के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है अभी तक। तो ग्राफ की आप लोगों को ये तो समझ आ गई है कि ग्राफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको बनाते कैसे हैं। इसमें आपको दो क्वांटिटीज चाहिए होती हैं, उन दोनों क्वांटिटीज का ही फिर हमने रिलेशन बनाना होता है, उसी को हम ग्राफ कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ग्राफ में आपको नेगेटिव एक्सीलरेशन भी मिल सकता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी मिल सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव का शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि डिसलेरेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन के बारे में बताएं, उसका एक ग्राफ बनाएं। उसके अलावा भी आप लोगों ने काफी ग्राफ्स पढ़े हैं तो आपको काफी अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप बात करें कांस्टेंट स्पीड की तो उसका भी आपने देखा था कि स्पीड जो है वो नहीं बढ़ रही तो डिस्टेंस फासला नहीं तय हुआ, एक वो भी ग्राफ आपने किया था। इन सब के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जो ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की जाए तो ये इस मतलब के ग्राफ के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ। इसमें ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, ठीक है। तो आप लोगों ने स्लोप के बारे में इसमें पढ़ना है। तो स्लोप होती क्या है, आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्लोप का मतलब क्या है। जब आप लोग एक टेढ़ी सी लाइन लगाते हो, जैसे आप लोगों ने पार्क वगैरह पे झूले लेने जाते हो पार्क में, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा एक स्लाइड बनी होती है, तो वो स्लाइड ही स्लोप को शो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने यही पढ़ना है, ग्रेडियंट का मतलब यही होता है स्लोप। और यहाँ पे उसकी एक डेफिनेशन है, द ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन। ये डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, मेजर यानी कि आपने मापना है किसी भी स्लोप को लाइन की, ओके। इसके बाद जो आप लोगों को समझ आना चाहिए वो ग्राफ है। ग्राफ को मैं जरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम आगे वाला देखते हैं जो हमने याद करना है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये है टाइम का और डिस्टेंस का। अगेन आपने टाइम को हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेना है और डिस्टेंस को वर्टिकल लाइन पे लेना है, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस पे टाइम है वो आपको पता है टाइम हमेशा इसी तरह बढ़ता है 0 1 2 3। तो अब की बार उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, उन्होंने 0 के बाद T1 और T2 बोला है, ठीक है। वो इसलिए कि आप लोगों को पता चल जाए, पहले फासला वन टाइम वन था और जो फासला होगा वो S1 था, फिर टाइम टू हुआ है तो फासला जो है वो S2 हो गया है, ओके। तो जब आपके पास टाइम वन T1 था तो T1 के आपने थोड़ा सा बढ़ाया यहाँ पे तो S1 के साथ जाके मिल गया। उसी तरह जब हमारे पास T2 था तो T2 को बढ़ाएंगे तो ये S2 के पास जाके मिल जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स जो मिल रहे हैं इनको आपने लाइन से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है, इस लाइन को ही हम कहते हैं स्लोप। तो आप लोगों ने ये ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस बार बार करनी है, जितने भी अभी तक आपने ग्राफ बनाए उनकी तमाम की प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो है ना वो अच्छी तरह समझ आए, आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ओके। तो ये जो ग्राफ है इसमें आपको नजर आ रहा है एक और चीज लिखी हुई है T2 माइनस T1। T2 का मतलब क्या होगा, जो आपने फासला टोटल तय कर लिया है, अगर आपने वो 50 किलोमीटर तय कर लिया है टाइम के हिसाब से तो टाइम वहां पे हो जाएगा 10 मिनट का टाइम गुजर गया है या 20 मिनट का या 30 मिनट का, जो भी आप टाइम लेना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपने 30 मिनट में जो है वो 50 किलोमीटर तय किए हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप इधर लिखेंगे कि टाइम टू में से टाइम वन को माइनस करें। स्टार्टिंग जब हमने ली थी तब हमारे पास टाइम जो था वो 5 मिनट या 6 मिनट था। तो आप टाइम टू में से टाइम वन को माइनस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पता चल जाएगा ये अंदर वाला फासला टाइम कितना है। तो ये वाला अंदर वाला टाइम फाइंड करने के लिए हम T2 माइनस T1 करते हैं जो उसने यहाँ पे बताया है। उसी तरह ये वाला जब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप S2 में से S1 को फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, यानी कि S2 क्या है, जो हमारा फाइनल डिस्टेंस हमने तय कर लिया था, और S1 जब हमारे पास स्टार्टिंग पे थोड़ा सा डिस्टेंस तय हुआ था। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो निकल आएगा S, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S एंड T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T। ये भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। उसने यहाँ पे जो सारा कुछ लिखा है वो यही है जो मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाना है आपने। टाइम को आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेंगे जो पहले T1 और T2 होगा, फिर आप डिस्टेंस को वर्टिकल लाइन पे लोगे जो हमारे पास क्या होगा S1 और S2। और इसी तरह आपके दो पॉइंट्स बन रहे हैं P और Q। इसको आप खुद भी रीड कर सकते हैं, इसको लर्न नहीं करना, सिर्फ रीड करना है, ओके। इसके बाद जो चीज आपकी लर्न करने वाली है वो ये है, डिस्टेंस कवर इन टाइम इंटरवल इज। जितना फासला आप तय कर रहे हो वो आप इस तरह फाइंड कर सकते हो, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T। तो टाइम टेकन भी आपको दिखा रहे हैं, साथ में डिस्टेंस दोनों दिखाए हैं। इसके बाद आपको स्लोप के बारे में बता रहे हैं। तो आप लोगों को स्लोप के बारे में मैं बता देती हूँ। स्लोप जो होती है वो टेंजेंट के इक्वल होती है, जिसे हम tan थीटा कहते हैं, जो कि मैथ में होता है
और आप इंशाल्लाह छठे चैप्टर में पढ़ेंगे। जब आपको आगे मैं फर्दर पढ़ाऊंगी तो मैथ में 6 वाला जो चैप्टर है उसमें बार बार आपको साइन कॉज और टैन के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि स्लोप जो होती है वो टैन थीटा के इक्वल होती है, ठीक है। तो द स्लोप आर ग्रेडियंट, दो नाम है, या तो आप स्लोप कह सकते हो या आप ग्रेडियंट, दोनों एक ही नाम है। ऑफ अ ग्राफ इज मेजर्ड ऑफ ट्राइंगल थीटा ऑफ एन ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, पी आर और क्यू, इसको गौर से देखो तो ये एक पूरी ट्राइंगल बन रही है ना। इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक 90 डिग्री की ट्राइंगल है। जिन बच्चों ने एंगल्स और ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में उनको पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री की एक ट्राइंगल है। तो 90 डिग्री की ट्राइंगल में जो सामने वाली लाइन होती है उसको हम कहते हैं वो है हाइपोटेनस। मैथ में आप पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये हाइपोटेनस है, ये बेस होती है और ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर का तो अभी तक आपको याद हो गया होगा क्योंकि बार बार हम परपेंडिकुलर का नाम लेते हैं। जो नीचे होती है उसको हम कहते हैं बेस और जो इस साइड पे होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। उर्दू मीडियम वालों को पता होगा इसको वितर कहते हैं, इसको आप अमूद कहते हो परपेंडिकुलर को, और ये जो बेस होते हैं इसको कायदा कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आपको मैंने समझा दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे वो बता रहा है स्लोप इज इक्वल टू क्यू और आर। ये देखिए क्यू और आर ये वाली है ना, तो इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ऊपर परपेंडिकुलर होता है, नीचे बेस होती है, और बेस हमारे पास पी और आर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बेस को और परपेंडिकुलर दोनों को बताया हुआ है, तो आपने बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। और बेस हमारे पास होती है जो T2 माइनस T1 और परपेंडिकुलर होता है S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 जो है वो S के इक्वल है, T2 माइनस T1 जो है वो T के इक्वल है। ये मैंने आप लोगों को जो लाइंस लगा के बताया ये आपने याद करना है। इसके बाद आप ये बोलेंगे कि जो S ओवर T है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये किसके इक्वल होता है, ये एवरेज स्पीड के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से आप एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T, और यहाँ पे उसने बाद में एवरेज की जगह पे राइट कर देना है tan थीटा। तो S ओवर T इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। और ये tan थीटा शो कर रहा है स्लोप ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या है। देयरफॉर अब हमारे पास ये प्रॉपर एक डेफिनेशन आ रही है। ये डेफिनेशन आपने स्टार्ट पे राइट करनी है जब आपका क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, एंड पे नहीं राइट करनी। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी। जब भी आप ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो उससे हमारे पास एवरेज स्पीड निकलेगी, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले बताना है। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपने ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है, तो आप उसमें सबसे पहले ये डेफिनेशन राइट करेंगे, फिर एक ग्राफ ड्रा करेंगे ये वाला ऊपर वाला, और उसके बाद ये जो नीचे वाली मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है, पढ़ के बताई है, ये सारी आप राइट करेंगे, ठीक है। तो इतना काफी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें आपने स्पीड का और टाइम का रिलेशन बताना है। तो स्पीड आप टाइम के लिहाज से बढ़ा सकते हैं। देखिए जहां पे उसने ग्राफ बनाया हुआ है 0 1 2 3 4 5, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी तरह उसकी स्पीड भी बढ़ रही है। पहले 8 थी, फिर 16 होगी, डबल डबल होती जा रही है। 16 के बाद 24, फिर 32, फिर 40, 8 8 प्लस करते जा रहे हैं सारे में, ठीक है। तो ये प्लस होने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जैसे आपने पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखा है डिस्टेंस का और टाइम का, वैसे ही स्पीड और टाइम का भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ऊपर से आप लोग रीडिंग कर सकते हो, उसमें आप लोगों को ऐसा कोई इशू नहीं है, सिर्फ समझने के लिए समझने आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं खुद ही बता देती हूँ, टाइम को हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने लेना है स्पीड को। यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, आपने टाइम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखा हुआ है और स्पीड को आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग लिखा होता है। स्पीड को हम v से शो करते हैं और फिर सूटेबल स्केल के बारे में बताया गया है, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि सूटेबल स्केल हमने 1 सेंटीमीटर का ही लेना होता है, ठीक है। तो ग्राफ आपने 1 2 3 4 5 टोटल ग्राफ बना लिया है। इसके बाद आपने इस साइड पे भी स्पीड को भी लिख लिया है, मीटर पर सेकंड में होती है। जब आपका टाइम 1 हुआ था तब यहाँ पे जो स्पीड थी वो थी 8 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों को डॉटेड लाइन से आप ऊपर लाए हैं और यहाँ पे एक आपका पॉइंट बन गया है। इसके बाद आपने जब टाइम 2 कर लिया था, 2 मिनट गुजरे थे, तब आपका जो यहाँ था वो था 16 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका दोनों आगे आके मिल जाएंगे। इसी तरह ये भी मिलते जाएंगे। ये सारे ग्राफ्स जब एक दूसरे के साथ आकर मिलते हैं तो ये जो सारे डॉट्स बनेंगे इनको आप स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है इट इज अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड। एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा जो कि अपवर्ड बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब है कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन
बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो पेपर में इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो इसी तरह है कि एक्सप्लेन स्पीड टाइम ग्राफ। तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में बताना है कि आपने टाइम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है, वर्टिकल लाइन पे, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल लाइन आती है यहाँ पे हमने स्पीड को लेना है और ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा हो जाएगा, बस आपने इतना ही बताना है। उसके बाद है आपका नीचे वाला ग्राफ है, वो ग्राफ है जब आपकी स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम है, चेंज नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे उसने बताया है अनदर केस है, टेबल उसने बता दिया है, पहले टाइम 0 था, 20 थी, फिर टाइम बढ़ता गया है, 5 सेकंड तक टाइम बढ़ा है, लेकिन जो ग्राफ पे आपकी स्पीड है वो नहीं बढ़ रही, स्पीड आपकी 20 पे ही रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ आप मूव कर रहे हैं। तो जब कांस्टेंट स्पीड होगी तो ग्राफ भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ही बनेगा। ये आपने पीछे भी इस तरह का ग्राफ दिखा है, तो वो आपके लिए ये वाला मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बताया है दिस शो दैट द चेंज, कोई भी टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड में चेंज नहीं आया। तो ये क्या शो कर रहा है, स्पीड डज नॉट चेंज विद चेंज इन टाइम, टाइम बदला है लेकिन स्पीड नहीं बदली। दिस इज द मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, तो इस मोशन को हम कहते हैं ये कांस्टेंट स्पीड की मोशन है। तो ये आप लोगों ने ग्राफ पहले भी किया था, इसलिए मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो पहले आपने ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, अब आपने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ना है। जब डिस्टेंस और टाइम का किया था तब भी मैंने आपको बताया था इसमें कितना कितना याद करना है। इसी तरह जब आप टाइम का और स्पीड का निकालने लगे, ये भी आपको मैं साथ ही बता देती हूँ, इसमें भी आपने क्या क्या चीजें याद करनी है, ठीक है। तो ग्रेडियंट का अगेन वही मतलब होता है स्लोप, और यहाँ पे भी आपने tan थीटा की ही बात करनी है जैसे आपने उधर की थी। उसी तरह यहाँ पे ग्राफ अगेन वैसे का ही है जैसे उधर था, सेम सेम ही है, कोई फर्क नहीं है इनमें, बस इतना है कि यहाँ पे S1 और S2 लिखा हुआ था, अब यहाँ पे V1 और V2 है, क्योंकि अब आपने स्पीड को शो करना है तो स्पीड को शो करने के लिए V होता है, ओके। उसी तरह यहाँ पे भी V2 माइनस V1 हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, मेरे ख्याल में इन्होंने दोनों ही मान लिखे हुए हैं, V2 माइनस V1 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें T2 माइनस T1, सेम अगेन वही ग्राफ है, टाइम T1 T2 है, उसके बाद V1 V2 है। आपने अगर V फाइंड करना है तो इन दोनों को माइनस करेंगे, और P Q R सेम वही नंबर्स हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। आपने जब एक दो दफा इनको बना के प्रैक्टिस कर लेनी है तब आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। आपने स्केल से इनको जरूर बना के प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो चीजें याद करने वाली हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने यहाँ से याद करना है, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट तो आप खुद से ही लिख सकते हैं कि टाइम हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है, वर्टिकल लाइन पे आप लोगों ने वाई एक्सिस के लॉन्ग स्पीड को लिया है। T2 माइनस T1 करोगे तो टाइम ट्रेवल पता चलेगा, V2 माइनस V1 करोगे तो स्पीड पता चलेगी। ये आपने खुद से लिख लेना, ठीक है। बेशक ऊपर से रीड करके इसको करके लिख लें या आप खुद से लिख लें। इसके बाद है स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड, कितनी स्पीड चेंज हुई है, कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है ओवर टोटल टाइम टेकन। तो नीचे उसने लिखा है V2 माइनस V1, T2 माइनस T1, अगेन वही वाला जहां पे आप S2 माइनस S1 करते थे, अब आपने V2 माइनस V1 करना है। नीचे वाला वही रहा है, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। जब किसी बॉडी में चेंज आ रहा है उसकी स्पीड में, तो उसको स्पीड को हम जो है वो डेल से शो करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी चेंज या वेरिएशन का लफ्ज आता है तो उसको हम डेल से शो करते हैं। डेल V ओवर डेल T भी लिख सकते थे, हाली T भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। डेल V ओवर T या डेल V ओवर डेल T दोनों भी लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। बट डेल V ओवर T को हम एक्सीलेशन कहते हैं, क्योंकि स्पीड में जब चेंज आता है टाइम के लिहाज से तो वो हमारे पास हो जाता है एक्सीलेशन, तो ये हो जाएगा एवरेज एक्सीलेशन। इसके बाद आपके पास एक डेफिनेशन आ रही है, और ये वही डेफिनेशन है जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि आपने डेफिनेशन फर्स्ट पे लिखनी है, उसके बाद डायग्राम बनानी है, और नीचे वाला ये सारी एक्सप्लेनेशन बाद में करनी है, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। जब आप किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट ड्रा कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप क्या फाइंड कर रहे हैं, आप फाइंड कर रहे हैं एवरेज एक्सीलरेशन, ओके। तो ये आपने सबसे पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने ग्राफ बनाना है, और उसके बाद आपने ये डेरिवेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके बाद नीचे उन्होंने बताया हुआ है दिस शो दैट व्हेन अ कार मूव विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन शो हो गई थी ऊपर, which rises through the same height for equal interval of time। तो इसकी हाइट भी इक्वली बढ़ रही है, एकदम से नहीं बढ़ रही, ठीक है। इसके बाद ये नीचे वाला है, इसमें अगेन वही स्ट्रेट लाइन के बारे में बता रहे हैं कि स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। इसमें आपने याद है सच कुछ नहीं करना, वो आपको पिछली दफा ही 2-3 दफा आपने ये पढ़ लिया है।
इसी तरह के आपने दो ग्राफ ऑलरेडी कर लिए हैं, स्पीड का भी और डिस्टेंस का भी, तो ये आपका गेन वही है, इसको आप स्टडी ना भी करें तो कोई इशू नहीं। इसके बाद आ जाता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप लोगों ने एरिया फाइंड करना है स्पीड और टाइम की वजह से। तो बहुत ही आसान है, आप पहले इसकी ये रीडिंग कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। The distance moved by an object can also be determined by using its speed and time। तो आपको पता चल रहा है कि आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो किसकी हेल्प से, स्पीड और टाइम की हेल्प से। तो अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो नीचे आपको बताएगा कि आपने टाइम को किस तरह लेना है और स्पीड को किस तरह लेना है। दी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v फ्रॉम टाइम इंटरवल t। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा स्पीड उसकी कांस्टेंट ही रहनी है, स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, v मल्टीप्लाई t, यानी कि आपके पास जितनी भी स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करो तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आपको दो फिगर्स नजर आ रही हैं। अब आपने कौन सी फिगर करनी है, वो है सेकंड वाली। फर्स्ट वाली फिगर बस आप अंडरस्टैंड कर लें, सेकंड वाली फिगर जो है वो आपके लिए जरूरी है, उसको आपने बना के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो रीडिंग करते हैं। दिस डिस्टेंस कैन आल्सो बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो आपने अगेन ये लाइन याद करनी है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया है। डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं किसकी वजह से, आप कैलकुलेट करो स्पीड को और टाइम को, तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपने बताना है कि ये रिक्टेंगल है, तो रिक्टेंगल में हमारे पास v मल्टीप्लाई टी, क्योंकि आपने रिक्टेंगल में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है, v को t को, तो आपके पास एरिया निकल आता है। तो अगर रिक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो वो v क्रॉस t होगा। और अगर नीचे वाला हमने देखना है वो है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का आपको पता है हाफ होता है 1/2। तो इसलिए हमारे पास अगर हम ट्राइंगल का निकालेंगे तो हमने ये वाली लाइन याद करनी है, द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v एवरेज इज इक्वल टू 0 प्लस v। 0 का मतलब है जब आपने स्टार्ट लिया था इनिशियल 0 और फाइनल v/2, यानी कि जब आप एवरेज निकालते हो तो इसी तरह ही होता है, दोनों को प्लस करो और 2 पे डिवाइड कर दो। तो अब आपके पास v एवरेज निकला ये 1/2 v। ओके, तो ये आपने कर लेना है। इसके बाद है एक और चीज, डिस्टेंस कवर इन एवरेज, डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। कितना फासला तय किया है उसके लिए हमें एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड हमने अभी निकाली है 1/2 और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 v मल्टीप्लाई t। तो ये डिस्टेंस कवर किया जा रहा है एक ट्राइंगल का, ठीक है। तो यही वाला आपने इसको करना है, इसी को लिखना है। वो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल का वो बेशक आप ना लिखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और बात बताई जा रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1/2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस। तो इससे भी आप ये फॉर्मूला बना सकते थे जो आपने ऊपर बनाया हुआ है 1/2 v मल्टीप्लाई t वाला। ओके, तो ये भी आपने याद करना है। और यहाँ पे नीचे आ रही है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरह याद करनी है और इसी की लिख के आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो न्यूमेरिकली आप एरिया फाइंड कर सकते हो स्पीड और टाइम के ग्राफ से। तो यहाँ पे वही बताया गया है, इसी को लिख के आपने एक दो दफा प्रैक्टिस कर लेनी है। साथ में आपने ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख लेना है और एक डायग्राम बना देनी है, वो वाली जो ऊपर मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक मिनी एक्सरसाइज है, ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में बाकी कर लेंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को एक मिनी एक्सरसाइज नजर आ रही है। इसमें बताया जा रहा है 3 साइकिलिस्ट हैं, यानी कि 3 ऐसे लोग हैं जो रेस लगा रहे हैं गाड़ी की, साइकिल की। वो इस तरह उन्होंने रेस लगाई है कि पहले की मूवमेंट उसने बताई है कि वो स्ट्रेट लाइन मूव किया है इस तरह। हाँ, दूसरे ने क्या किया है, उसने पहले तो बहुत ज्यादा स्पीड लगाई है, बाद में उसकी स्पीड खत्म हो गई है, बिल्कुल उसकी एनर्जी डाउन हो गया, तो वो एक स्ट्रेट लाइन उन्होंने शो किया है। और सी वाले का बताया है कि वो कोई थका रहा बंदा ही था, उसने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया इस तरह। तो ये 3 उसने बनाई हैं, इनमें उन्होंने आगे क्वेश्चन भी किए हैं, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने बताना है कि क्या क्या इनके आंसर्स आएंगे। तो दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ बनाया है ये डिस्टेंस का और टाइम का है, ये आपको नजर आ रहा है, इस तरफ टाइम है, दूसरी साइड पे डिस्टेंस है। ए वाला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज ईच लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट। जो सारी लाइंस बनी हुई है ये क्या बता रही हैं, आप वो हमें एक्सप्लेन करो। तो हम ये बोलेंगे कि ग्राफ ऑफ लाइन ए एंड सी शो दैट द स्पीड इज यूनिफॉर्म। ए और सी का इतना तो हमें पता चल रहा है कि स्पीड उसने यूनिफॉर्म रखी है, स्पीड नहीं चेंज की, ठीक है। आप पहले वाले कॉन्सेप्ट बताओगे कि ए और सी ने हमें ये शो करवाया है कि आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रही है, यूनिफॉर्म रही है। क्योंकि देख लें ये भी आराम आराम से चलाता रहा है, इसकी स्पीड जो है ना कम हुई है ना ज्यादा हुई है। उसी तरह साइकिलिस्ट सी भी बेशक वो थोड़ी स्पीड से चलाता रहा है, लेकिन जितनी भी उसने शुरू पे स्पीड रखी थी उतनी ही रखी है, चेंज नहीं की। लेकिन जो साइकिलिस्ट बी है उसने यूनिफॉर्मली नहीं किया, उसका वेरिएबल
हमारे पास वेलोसिटी और स्पीड थी वो इस तरह का, उसने पहले तो काफी ज्यादा स्पीड लगाई है, बाद में आकर उसकी एनर्जी डाउन हो गया, फिर वो उधर ही रहा है, उसकी गाड़ी यहाँ रुक गई है, वो खराब हो गया या वो खुद थक गया है तो वहां पे वो स्टॉप हो गया, फिर उसका फासला तय नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने नीचे वाला क्वेश्चन रीड करना है, उसमें क्या है, विच साइक्लिस्ट ट्रेवल द मोस्ट डिस्टेंस, किसने सबसे ज्यादा फासला तय किया था। तो आप देख सकते हैं ये जो ए वाला है इसने सबसे ज्यादा फासला तय किया है, ये यहाँ तक पहुंचा हुआ है, और बी वाला इधर ही स्टॉप हो गया था, और सी वाला भी उससे नीचे है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो ए वाला साइक्लिस्ट है उसने सबसे ज्यादा फासला तय किया है। साइक्लिस्ट ए ट्रेवल्ड मोस्ट डिस्टेंस एज, आप लोग ग्राफ देखिए उससे आप बता सकते हो। उसके बाद है हमारे पास सी वाला क्वेश्चन है, विच साइक्लिस्ट ट्रेवल एट दी ग्रेटेस्ट स्पीड, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट स्पीड जो थी वो किस साइक्लिस्ट की थी। एंड उसके बाद आपने बताना है दी लोएस्ट स्पीड, और सबसे लो किसकी थी एट कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड पे कौन सा था। इस तरह लिखिएगा कि साइक्लिस्ट ए ट्रेवल विद ग्रेटेस्ट स्पीड, साइक्लिस्ट ए की स्पीड बहुत ज्यादा थी, उसने फासला भी ज्यादा तय किया है। और उसके बाद क्या हुआ है, दी ग्राफ जो था वो हमारा डिस्टेंस का एक्स एक्सिस का वो तकरीबन उसने पूरा ग्राफ तक यहाँ तक कवर किया है। नेक्स्ट आप कहेंगे साइक्लिस्ट सी वाला जो है हमारे पास ट्रेवल विद लोएस्ट स्पीड, ये मैंने आपको बता दिया सी वाले ने लोएस्ट स्पीड पे ट्रेवल किया है। और उसके बाद आप बताओगे साइक्लिस्ट बी ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड एट ग्राफ बी, यहाँ तक उसने कांस्टेंट स्पीड रखी है, उसके बाद वो डाउन हो गया है, उसके बाद उसकी स्पीड खत्म हो गई है। ओके, तो ये आपका यहाँ तक ही था, मिनी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट पढ़ना है सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के हवाले से आप लोगों को इनकी 3 इक्वेशंस मिलेंगी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही करवाऊंगी। इसके बाद हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह अगली वीडियो में खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।